Good morning, class. A very good morning to all of you. Welcome to this class again. This video is meant for class 12th commerce students of CBSE curriculum, and we were reading chapter 6 in our last classes. Chapter 6 is staffing, and in the last class we have completed our chapter staffing. The text material we have completed. Now the leftover portion is NCERT questions and case studies. So for today we will discuss NCERT questions. ठीक है, तो NCERT questions are also important from board exam point of view. As you all know, बोर्ड एग्ज़ाम में NCERT क्वेश्चंस का भी वेटेज बहुत रहता है, और क्या है, बच्चे NCERT क्वेश्चन को नेगलेक्ट करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि NCERT क्वेश्चन से ही एग्ज़ाम में आ गए हैं क्वेश्चन और बच्चे नहीं कर पाए, तो वो बहुत डेंजरस होता है. क्योंकि जो आपके पास NCERT जो खुद बोलता है कि आपको ये क्वेश्चंस करने चाहिए, वही बच्चे नहीं करते हैं. तो इसीलिए मैं ये NCERT क्वेश्चंस वाला जो डिस्कशन है ये लेकर के आया हूँ चैप्टर 6 में. और ये बहुत ज़रूरी है कि आप NCERT क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी दें, उसके बाद अलग जितने भी क्वेश्चन, जितने वैरायटी के क्वेश्चन आप करना है आप कर सकते हैं. लेकिन द फर्स्ट बेस इज़ NCERT क्वेश्चंस, और इसको बहुत ध्यान से करना है आपको. ये क्लास को छोटा सा ही क्लास होगा, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास होने वाला नहीं है. छोटे से क्लास में अपन चैप्टर 6 का NCERT क्वेश्चन कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से. आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ कवर किए हैं. राइट, तो मैं अभी NCERT क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे. देखिए, पहला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर में मतलब 3 to 4 मार्क्स में आपको ये पूछ सकता है. शॉर्ट आंसर का मतलब ये वही होता है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली एनुमरेट द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का सोर्स पूछा है. आई होप आप में से कईयों को याद आ गया होगा. 2 सोर्स होता है, इंटरनल एक्सटर्नल. ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, सिर्फ डिस्कशन चल रहा है. ये डिस्कशन वाला क्लास है. जो भी चीज़ लिखना था, पढ़ाना था, पढ़ाया जा चुका है. अगर जो बच्चे को क्लास करना है, वो जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैप्टर 6 का पूरा डिटेल क्लास है. यू कैन डू दैट फॉर योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेरीज. टुडे इज़ ओनली द डिस्कशन पार्ट ऑफ NCERT क्वेश्चन. So I will only discuss the content. I will not write anything in the board. तो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बोला है. देखो, रिक्रूटमेंट 2 तरीके का होता है, हम अपन डिस्कस किए थे. इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है. अब इंटरनल में क्या होता है, ट्रांसफ़र और प्रमोशन. जो बच्चे अच्छे से क्लास किए उनको अच्छे से याद आ जाएगा. और एक्सटर्नल में बहुत सारे मेथड हैं. ठीक है, कैजुअल कॉलर्स और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. याद आया कुछ? दिमाग लगाइए. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर. याद आया? तो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स. कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे. लेकिन इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आप ये लिखेंगे ज़रूर, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है. और इंटरनल में जो सबबिट्स हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वो लिखेंगे. और एक्सटर्नल में जो मेथड्स हैं वो लिखेंगे. और अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है तो आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे. और अगर 3 to 4 मार्क्स में आता है तो 3 to 4 पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट. तो अब बोला है, व्हाट इज़ मेंट बाय रिक्रूटमेंट, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन. देखो, रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, याद आया कुछ? एक लड़की को देखा तो ऐसा नहीं लगा. एक्चुअल में लड़की की खोज करते हैं. आप बोलेंगे कि सर बीच बीच में गाना क्यों गाते हैं? कुछ याद दिलाने के लिए, शायद तुमको याद आ जाए, इसीलिए. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, लड़की की खोज नहीं, इडियट. वो एग्जांपल दिया था इसलिए मैं बोला. यहाँ पे हम एम्प्लॉय की खोज करते हैं, रिक्रूटमेंट में ढूंढते हैं. ठीक है, रिक्रूटमेंट में वही होता है, चाहे अंदर ढूंढें ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे बाहर ढूंढे. और सिलेक्शन में क्या करते हैं,
मोस्ट प्रोमिसिंग सूटेबल कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट के बारे में आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस आप लिख सकते हैं, या फिर टेबल बना के भी आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस लिख सकते हैं। ये आपके बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब थर्ड नंबर है डिफाइन ट्रेनिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। ये एक पार्ट ऐसा है जो कि मैं क्लास में डिस्कशन नहीं करवाया। ट्रेनिंग और एजुकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ट्रेनिंग मतलब तो बताया गया था कि जो करंट जॉब है उससे रिलेटेड आपको वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसका बहुत टाइप का ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब वो होता है। फिर ऑन द जॉब में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वो होता है, और ऑफ द जॉब में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल स्कूल वाला होता है, ठीक है। याद आया कुछ? तो वो सारा पार्ट आ गया आपका ट्रेनिंग का। लेकिन ट्रेनिंग और एजुकेशन में फ़र्क है कि नहीं? अभी मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ट्रेनिंग है या एजुकेशन है? ऑब्वियसली एजुकेशन है, आप बोलेंगे एजुकेशन है। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस जो है वो आप लिखेंगे, और ये आपके बुक में भी दिया गया है। देखो, एजुकेशन इज़ कंसर्न विद इम्प्रूविंग द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय का जनरल नॉलेज बढ़ाया जाता है। अभी आपको क्या हो रहा है? जनरल नॉलेज बढ़ाया जा रहा है। मैं ऐसा थोड़ी ना आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस जॉब में काम करना है, ऐसा काम करना है, वैसा करना है, वैसा तो नहीं है ना। तो एजुकेशन में वही होता है। और ट्रेनिंग किस लिए दिया जाता है? ट्रेनिंग में एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। और ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है? ताकि आपका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो। लेकिन एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब आपका नॉलेज ओरिएंटेड रहता है, और ये आपका ये इसमें फोकस ये रहता है कि आपका माइंड डेवलप हो, ठीक है। अब एक और डिफरेंस है, ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइजेशन गोल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन गोल को महत्व दिया जाता है। लेकिन एजुकेशन में क्या होता है? आपका खुद का गोल को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी जैसे कि पढ़ाई हो रहा है, आप बिज़नेस स्टडीज़ का क्लास कर रहे हैं, आपको बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ना है, तभी तो आप इस चैनल में आए हैं ना, और ये क्लास कर रहे हैं। तो एजुकेशन में क्या है? आपका खुद का इम्पोर्टेंस आप बढ़ा रहे हैं। आपका पर्सनल गोल को आप अपना पर्सनल गोल के पीछे आप काम कर रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइजेशन का गोल के लिए आप काम करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये क्लास में अच्छा से डिस्कस हुआ था। ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ट्रेनिंग में टेक्निकल स्किल दिया जाता है, डेवलपमेंट में ओवरऑल स्किल दिया जाता है, ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल देता है। ट्रेनिंग में जैसे टेलर को एक गारमेंट को स्टिचिंग करना है, जैसे ट्राउज़र बनाना है या शर्ट बनाना है, तो उसको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। लेकिन अगर वही टेलर को प्रॉपरली वो मैनरलेस होगा, उसको मैनर्स नहीं होंगे, उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं होगा, उसको एटिकेट्स नहीं होंगे, वो सब सिखाया जाएगा, तो वो सब होगा आपका डेवलपमेंट। तो ये चीज़ बुक में है आपके, आप उसको लिख सकते हैं रेफ़र करके, और अपने वो ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद इन क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे, वाई इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज कंसिडर टू बी मोर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल है ये तो पता है इंटरनल सोर्सेज, लेकिन मोर इकोनॉमिकल क्यों है? आप सोचिए कि आपको एम्प्लॉय को बाहर नहीं ढूंढना है। बाहर नहीं ढूंढना है तो आप अलग अलग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे। एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे तो आपका खर्चा तो ऐसे ही बचेगा ना, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बचा, ठीक है। दूसरा बात, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है उसको सबसे मिलवाया जाता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, ओरिएंटेशन करवाया जाता है, उसके ऊपर जो खर्चा होना है वो भी बचा। क्लियर है? तो वो सारे खर्चे तो बचे ना, तो इकोनॉमिकल हुआ ना, तो वो 2 पॉइंट को आप लिखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इन टुडेज एनवायरनमेंट। आज के एनवायरनमेंट में स्टाफिंग का क्या ज़रूरत है? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। अब देखो, आज के एनवायरनमेंट में स्टाफिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें लिखना क्या है आप सोचिए। इसमें सिंपल लिखना है इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट, एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग।
मतलब स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस लिखना है, जो कि हम फर्स्ट और सेकंड क्लास में डिस्कस किए थे आई थिंक। ठीक है, क्या है उसका कोड वर्ड? रोप सी गम। ठीक है, रोप सी गम, रोप सी गम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन आप यहाँ पे इजीली लिख पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतना पॉइंट आप लिखेंगे। क्लियर है? जितना, जैसे अगर मान लीजिए 4 मार्क्स में पूछा, यू शुड राइट ओनली 4 पॉइंट्स। अगर उससे ज़्यादा लिखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। लेकिन वो 4 पॉइंट सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। हेडिंग प्रॉपर देंगे और अंदर का एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर। अगर इसमें से एक भी चीज़ आप काटे तो आपका हाफ मार्क्स कट गया। देखिए, आप जो हेडिंग होता है ना, जो बिट्स बुलेट जो बनाते हैं अपन, उसमें हाफ मार्क्स होता है और उसके अंदर का कंटेंट में हाफ मार्क्स होता है। तो मैं आपको बताया हूँ, हेडिंग्स तो मैं याद करवा ही दिया हूँ आपको, सिर्फ अंदर का कंटेंट अपने दिमाग में रखना, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ऐसे नहीं कि बुक का आपको लिख देना है, बुक का बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कुछ बच्चों को अगर बुक का याद करने का आदत होता है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। एग्जाम्पल दीजिए तो उससे एग्जामिनर ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहता है। तो वैसा करके आप लिखेंगे, अपने पेपर को प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे। मैं कई बार क्लास में बताया हूँ, आगे भी कभी टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर भी एक क्लास में ज़रूर रखूँगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो उस बेसिस पे आप एग्ज़ाम देंगे। खाली पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, देखो, और आपको ओवरऑल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अल्टीमेटली आपको पेपर में अपना जो राइटिंग है, आप जो अपना आउटपुट देंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। अब जैसे आप एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे हैं और बिल्कुल गंदी राइटिंग है और नंबरिंग भी प्रॉपर नहीं है, मार्किंग भी नहीं कर रहे हैं, हाईलाइट भी नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर और उससे कम मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्ग आंसर में देखो, पहला है, फर्स्ट इज डिफाइन स्टाफिंग प्रोसेस एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। स्टाफिंग का प्रोसेस, कुछ याद आया? याद आया होगा आपको। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या था? सीता स्वयंवर। डिड यू गॉट इट? आई होप आपको सीता स्वयंवर बोलते सा सब कुछ याद आ गया होगा। स्टाफिंग प्रोसेस में क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है। एंड लॉन्ग आंसर मीन्स 5 to 6 मार्क्स के होंगे, तो 6 पॉइंट। अभी देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक 5 पॉइंट है, आप 5 पॉइंट लिखेंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? सेकेंड है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। याद करो, याद करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था ये। आप सबको, मेरे ख्याल से आप में से कुछ को याद आ गया होगा या सबको याद आ गया होगा। अरे ये वही क्लास है, याद आया? बॉलीवुड क्लास। बॉलीवुड क्लास में जो पढ़ा था वही लिखना है, बस खत्म। सिलेक्शन का प्रोसीजर बोला है तो वही तो मैं प्रोसीजर ही तो बताया था। ठीक है, आप देख लेंगे, बॉलीवुड क्लास थंबनेल है यूट्यूब में, उसको आप देख सकते हैं। और जो बच्चे डायरेक्ट अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। बॉलीवुड फिल्में वे के नाम से उसका थंबनेल बनाया हुआ है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, और उसमें एक्ट्रेस के फ़ोटो भी हैं। 3 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग का मतलब जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उसका एडवांटेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है और इंडिविजुअल को क्या मिलता है। मैं ये भी चीज़ क्लास में बताया हुआ हूँ, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एक सबबिट है, बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है थोड़ा याद करवा देता हूँ। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिड्यूस लर्निंग टाइम, बेटर परफॉर्मेंस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एड इन हेल्प टू फॉर सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम,
मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। ये था फ़ायदा ट्रेनिंग देने का ऑर्गेनाइजेशन को। जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है तो उसको ये फ़ायदा होता है। अब एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है? बेटर करियर ऑप्शंस, अर्निंग मोर, बूस्ट अप मोराले ऑफ एम्प्लॉयज़, लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, याद आया? जो बच्चे क्लास किए उनको 100% याद आ गया होगा। अब फोर्थ नंबर है स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर्स एंड नॉट नेसेसरीली बाय सेपरेट डिपार्टमेंट। एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, दिमाग लगाइए थोड़ा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कुछ ध्यान आया? थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान आया होगा। कुछ बच्चे को ये ध्यान आया होगा कि स्टाफिंग प्रोसेस HRM। जिन बच्चों को ये ध्यान आ गया कि स्टाफिंग और HRM के बीच में कुछ रिलेट करके लिखना है तो आप सही सोच रहे हैं। देखिए, इसमें बोला है स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर एंड नॉट नेसेसरी बाय सेपरेट डिपार्टमेंट। नॉट नेसेसरी बाय सेपरेट डिपार्टमेंट मतलब, पहले क्वेश्चन समझा दूं, स्टाफिंग फंक्शन जो है ये हर मैनेजर को करना है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं है। स्टाफिंग फंक्शन जो है वो हर मैनेजर को करना है और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा। तो इसमें आप तो एक स्टाफिंग और HRM के बीच में जो एक रिलेशन था वो मैं डिस्कस करवाया था क्लास में। तो उसमें एक चीज़ मैं बताया था कि देखिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, स्टाफिंग तो लगेगा ना, स्टाफ तो लगेंगे, बिना स्टाफ के कैसे काम करेंगे। बस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा तो कम लगेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, लेकिन स्टाफिंग तो होगा ना। तो वही चीज़ इसको आपको यहाँ पे लिखना है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वो मैनेजर लोग खुद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे एट स्मॉल स्केल लेवल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय एवरी मैनेजर, वी कॉल इट एज ए स्टाफिंग फंक्शन बाय लाइन मैनेजर्स। ठीक है, बट when these functions are performed at large scale in big organization, there is a need to create a separate department called human resource department. ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे स्टाफिंग इज रेफर्ड एज लाइन एक्टिविटी। लाइन एक्टिविटी मतलब मैं बताया था मेन एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी। ठीक है, तो मतलब अब जैसे आपका कोर वर्क क्या है अभी? पढ़ाई करना। ठीक है, और इंसान को ज़िंदा रहने के लिए उसका कोर एक्टिविटी क्या है? खाना खाना, जो ऑब्वियसली अपन अच्छे से कर लेते हैं बिना भूले। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कोर एक्टिविटी है स्टाफिंग। मतलब स्टाफिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्टाफिंग करना ही ज़रूरी है। तो इसको लाइन एक्टिविटी माना गया है। इट इज़ रेफर्ड एज line activity because other functions such as planning, organizing, directing, controlling is also performed by every manager. ठीक है, तो इसको लाइन एक्टिविटी बोला गया है और इसीलिए ये हर मैनेजर को करना ज़रूरी है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो। और अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहाँ पे सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन अगर छोटा हो तो वहाँ पे स्टाफिंग का जो काम है वो मैनेजर खुद कर लेते हैं। ठीक है, और ये स्टाफिंग जो है वो लाइन एक्टिविटी माना जाता है। क्लियर है? तो स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर एंड नॉट नेसेसरी बाय ए सेपरेट डिपार्टमेंट। अगर सेपरेट डिपार्टमेंट ना भी हो तो भी स्टाफिंग फंक्शन किया जा सकता है ना, क्योंकि मैनेजर खुद कर लेगा। तो आपको क्या क्या लिखना है देखो, मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ एक बार। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको दिख पाएगा।
देखिए पहले तो आप लिखेंगे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का काम मैनेजर्स खुद कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे बिग ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। HRMD मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। बट थर्ड पॉइंट में आप ये भी लिखेंगे कि अगर ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है तो भी स्टाफिंग का काम किया जा सकता है। यहाँ पे पहले आप ये लिखेंगे कि स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग इज लाइन एक्टिविटी। फिर आप एग्जामिनर को ये बता देंगे कि लाइन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ये मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ, इसके अंदर आपका कंटेंट आप लिखेंगे। कंटेंट क्या था जो हम डिस्कस किए वही चीज़। अगर कोई बच्चा नहीं सुना तो रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। स्टाफिंग लाइन एक्टिविटी क्यों? क्योंकि ये कोर एक्टिविटीज़ है, क्योंकि अदर एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट स्टाफिंग। समझे कि नहीं समझे? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड द लास्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, लास्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे बताता हूँ। इन ऑर्गेनाइजेशन where no separate HRMD is there। HRMD मतलब नो सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। आप HRMD मत लिखिएगा अपनी कॉपी में, आपको पूरा लिखना है। मैं यहाँ पे बोर्ड में शॉर्टेज है स्पेस का बोल करके लिख रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे को अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। एग्ज़ाम आप ही लोगों को देना है। HRMD लिखेंगे कोई समझ नहीं पाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, बता दे रहा हूँ। तो इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर नो सेपरेट HRMD इज देयर, स्टाफिंग done by managers। हुआ? या फिर आप लाइन मैनेजर्स भी लिख सकते हैं, लाइन मैनेजर्स। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आप ज़रूर लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे सो इट इज़ called in question staffing function is performed by every manager and not necessarily by a separate department। मतलब चाहे सेपरेट डिपार्टमेंट ना भी हो तो स्टाफिंग का काम करना पड़ता है। ऐसा होगा क्या कि अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है तो स्टाफिंग का काम नहीं करना पड़े? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो तो मैनेजर खुद काम करता है, बड़ा हो तो HRMD होता है वो करता है। और स्टाफिंग एक लाइन एक्टिविटी है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को करना ही पड़ता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे HRMD नहीं है तो वहाँ पे स्टाफिंग का काम जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो खुद कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि स्टाफिंग फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर एंड नॉट नेसेसरी बाय सेपरेट डिपार्टमेंट। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और हम आज NCERT क्वेश्चन को डिस्कस किए। NCERT क्वेश्चन में देखो, ये चैप्टर में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। और लास्ट क्लास में जो टेस्ट हुआ था आप लोगों का, उसमें
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो आपका जो जूम में क्लास हुआ था उसमें मैंने ये जूम में जो टेस्ट हुआ था और आप जो मुझे व्हाट्सएप में आंसर भेजे थे उसमें मैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ टाइप के करवाया था। आप उस टाइप के, वो चैप्टर 5 का टेस्ट था और उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। मतलब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुद चलना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो सकता है, तभी जाके आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्लास होपफुली हम केस स्टडीज़ का रखेंगे, तो केस स्टडी भी आपको ध्यान से करना है, क्योंकि और एग्ज़ाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम ये डायरेक्ट क्वेश्चन किए, केस स्टडी वाला क्वेश्चन के लिए कल हम डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, सारा क्लास आप देखते रहिए, एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि सारा क्लास करें, वो एक भी क्लास मिस ना करें। इसमें सीरीज़ वाइज सारा डिस्कशन हो रहा है, सारा मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि आपको पूरा 100% मैं प्रिपेयर करवा दूँ सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 12th के लिए। बाकी बोर्ड के बच्चे भी के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है अगर वो इसमें से देखें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में सारा चैप्टर जो है डिटेल में दिया गया है, बाकी बोर्ड में थोड़ा लाइटली दिया गया है। तो ये जो वीडियो है वो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे, प्लीज़ लाइक द वीडियो, बाय बाय।